जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, अपना आज आपको पता चल गया राजस्थान के अभिलेख जो पार्ट तीसरा आ जाएगा आज इसका। मैंने आपको कहा था दोस्तों कि धीरे धीरे अपने 2-3 पार्ट है वो चला रखे हैं, वो जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे साथ साथ में, ताकि एक टॉपिक में आप बोरिंग ना हो। ठीक है, 1857 की क्रांति का तीसरा पार्ट कल आ जाएगा। भरतपुर का जाट वंश परसों करवा देंगे। आज अभिलेख पढ़ लेते हैं राजस्थान के, ठीक है, क्योंकि अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं। एक बार जमकर क्लास को सभी साथी शेयर कर दे, उसके बाद अपने राजस्थान के जो महत्वपूर्ण जो अभिलेख हैं उनको आज अपना फिर पढ़ने प्रारंभ कर देते हैं। चलो दोस्तों, करते हैं शुरुआत अपने। और उसके बाद आपकी काफ़ी डिमांड आ रही है कि सर भाषा और साहित्य जो बोलियाँ हैं वो करवाओ। ठीक है, ये तीनों टॉपिक कंप्लीट होते ही मैं भाषा और बोलियाँ आपके लिए लेकर आऊँगा। चलो दोस्तों, एक बार क्लास को शेयर कर दो जल्दी से सभी साथी। ठीक है, आज अपने पढ़ते हैं सबसे पहले जो अभिलेख है, उस अभिलेख का नाम है अपराजित का शिलालेख। अपराजित का शिलालेख, देखो इसका नाम क्या है? अपराजित का शिलालेख नाम है इसका। मतलब क्या हुआ कि ये है अपराजित नाम का एक राजा था, उसका ये शिलालेख है। कहाँ मिला है? ये मिला है नागदा। नागदा, नागदा कहाँ है? उदयपुर के अंदर। जल्दी से बताओ, नागदा किसने बसाया था? कमेंट कर कर भी बताना सभी साथी। नागदा किस राजा ने बसाया था? जल्दी से बताओ भाई। नागदा ये कब का है सर? ये है 661 ईस्वी का। कि सर हमने तो 661 ईस्वी कभी नहीं देखा। देखो दोस्तों, ये क्या है कि 718 विक्रम संवत का है। कब का है? 718 विक्रम संवत का है, 661 ईस्वी का है। ठीक है, इतना प्राचीन ये शिलालेख है। उसके बाद देखो, इस शिलालेख के अंदर हमें ये मिला कहाँ से है? ये शिलालेख मिला है हमें एक मंदिर से मिला है। कहाँ से मिला है भाई? एक मंदिर से मिला है, जिस मंदिर का नाम है कुंडेश्वर का मंदिर। कुंडेश्वर का मंदिर, उस मंदिर से ये शिलालेख हमें मिला है, कुंडेश्वर का मंदिर। इस शिलालेख की जो लेखक है, वो लेखक कौन है इस शिलालेख के? लेखक दामोदर हैं। कौन है भाई? लेखक हैं इस शिलालेख के दामोदर। दामोदर। और उसके अलावा अगर आपको पूछ ले उत्कीर्णकर्ता कौन है? उत्कीर्णकर्ता, तो उत्कीर्णकर्ता है, उसका नाम आता है यशो भट्ट। क्या नाम आता है? यशो भट्ट। देखो दोस्तों, यहाँ से आप एक बात नोट करना, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। कमेंट कल फिर आए थे कि सर आराम से पढ़ाओ। आराम से नहीं पढ़ना है, हमें फास्ट पढ़ना है, बहुत जल्दी, बहुत आगे जाना है, क्योंकि समय का हमारे पास काफ़ी अभाव है। और मेरा उद्देश्य ये, जब 30 मिनट की अगर ये क्लास है तो आपको 30 मिनट के अंदर वो मैटर मिलना चाहिए जो किसी अन्य ने ना दिया हो। हमारी टीम का यही उद्देश्य है, ध्यान रहे। देखो, लेखक का अर्थ क्या होता है और उत्कीर्ण का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखना दोस्तों। लेखक वो है जिसने लिख कर दे दिया, जैसे मैंने लिख कर ये दे दिया, आप उत्कीर्ण कर रहे हो अपनी कॉपी के अंदर, यानी कि जिसने पत्थर के ऊपर उत्कीर्ण किया वो तो उत्कीर्ण करता हो गया। मैंने जैसे लिख कर दे दिया, मैं क्या हो गया? लेखक हो गया। तो लेखक कौन है? इस जो है अपराजित का शिलालेख है, उसका लेखक दामोदर है, और जो उत्कीर्ण करता है उसका नाम क्या है? यशो भट्ट है। देखो, ये किस मंदिर की दीवार के पास से लगा हुआ मिला है हमें? ये मिला है हमें कुंडेश्वर का मंदिर है, वहां से मिला है। देखो, इसकी खोज सर किसने की थी? खोज की थी गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। किसने की थी? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। हीराचंद ओझा ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। ध्यान रखना दोस्तों। देखो, पहले इसे कहाँ रखवाया गया था? पहले ये था अजमेर के अंदर। पहले कहाँ था? अजमेर में। पहले ये अजमेर में विक्टोरिया संग्रहालय नाम से वहां पर रखवाया गया, विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया संग्रहालय। ये किताबों के अंदर हमें ये बात मिलती है कि विक्टोरिया संग्रहालय में इसे गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने रखवाया था। लेकिन ये है कहाँ? नागदा के अंदर है ना। नागदा के अंदर हमें मिला है, तो नागदा में मिला है, तो वर्तमान में ये कहाँ पर है सर? तो वर्तमान में ये शिलालेख है वो उदयपुर संग्रहालय के अंदर है। कहाँ है? उदयपुर संग्रहालय में। ध्यान रखना, वर्तमान में ये शिलालेख कौन से संग्रहालय में? उदयपुर संग्रहालय के अंदर है दोस्तों। इस शिलालेख की विशेषता क्या है? इस शिलालेख के अंदर हमें क्या किसके बारे में वर्णन मिलता है? विष्णु मंदिर का वर्णन मिलता है इस शिलालेख में। विष्णु मंदिर के बारे में उल्लेख मिलता है। विष्णु मंदिर के बारे में उल्लेख मिलता है। कौन से शिलालेख में? उल्लेख मिलता है। देखो दोस्तों, ये अपराजित का जो शिलालेख है ना, इसके अंदर ये जो मंदिरों के बारे में जानकारी काफ़ी शिलालेखों के बारे में मिलती है। लेकिन आपको एग्जाम में ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि विष्णु के मंदिर के बारे में उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है। ये तो इस शिलालेख के अंदर मिलता है, इसलिए लिखवाया। आपको वो ये पूछेगा कि इस शिलालेख को वर्तमान में कहाँ पर रखा गया है? अपराजित के शिलालेख के लेखक कौन है? उत्कीर्णकर्ता कौन है? ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पूछ ले और कि यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर इस शिलालेख के अंदर 7वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी की? 7वीं शताब्दी की। 7वीं शताब्दी में मेवाड़ की धार्मिक व राजनीतिक कारणों का पता चलता है। धार्मिक व राजनीतिक जीवन का पता चलता है। राजनीतिक जीवन का पता चलता है। आपको एग्जाम में क्या पूछेगा? जीवन का पता चलता है। आपको एग्जाम में ये पूछेगा कि कौन से शिलालेख के अंदर
कि कौन से शिलालेख के अंदर कि मेवाड़ में धार्मिक और राजनीतिक जीवन का जो परिचय मिलता है वो कौन से शिलालेख के अंदर मिलता है, तो वो कौन से शिलालेख का मिलता है, अपराजित का शिलालेख है। ठीक है, ये पूछेगा कि जो 7वीं शताब्दी का जो मेवाड़ का जो जीवन था, जो मेवाड़ के राजाओं का धार्मिक व राजनीतिक जो जीवन था वो कौन से शिलालेख के अंदर मिलता है, तो ध्यान रखना दोस्तों कौन से शिलालेख में मिलता है, वो मिलता है हमें अपराजित के शिलालेख के अंदर हमें मिलता है। उसके बाद अपराजित ने यहाँ पर एक तेजस्वी शासक था वराहमिहिर, अपराजित ने दिखाई दे रहा है ना, अपराजित ने एक शासक था, अपराजित ने शासक वराहमिहिर को हराकर अपना क्या बनाया था, मिहिर को हराकर अपना सेनापति बनाया था। ये कौन से राजा के बारे में हमें मिलता है, सेनापति बनाया था, तो वो जो कौन सी लेख के अंदर मिलता है हमें, तो वो मिलता है अपराजित का शिलालेख। ध्यान रखना दोस्तों, ये अपराजित का शिलालेख वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्ण व्याख्या सहित हमें पता होना जरूरी है, तभी हम एग्जाम में कुछ कर पाते हैं। ये इसके बाद में इसका टेस्ट लूंगा, आपको पता चल जाएगा एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, और उन्हीं प्रश्नों का टेस्ट लूंगा जो एग्जाम में पूछे गए। आप सिर्फ बने रहो, ठीक है दोस्तों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आया करो। कल जैसे 80-90 लाइव चल रहे थे, देखो दोस्तों जब आप क्लास के अंदर एंट्री करते हो तो आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें नौकरी लगना है। मैं एक एक चीज़ यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, तो करवा रहा हूँ तो आप उस चीज को एक एक चीज को समझो, देखो उसके अंदर क्या मिल रहा है, हमें मैटर क्या मिल रहा है। ऐसे तो है नहीं कि हम आए हैं और आपको ऐसे बता दिया कि अपराजित का शिलालेख नागदा के अंदर है, सभी को पता है नागदा के अंदर है। मैटर क्या है, लेखक कौन है, इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है, ये चीज महत्वपूर्ण। एक बार रिपीट कर लेते हैं। 661 ईस्वी का है ये, 718 विक्रम संवत है, ठीक है। ये एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है कुंडेश्वर का मंदिर। इस मंदिर के पास से मिला है। खोज किसने की थी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने की थी। नागदा जल्दी से बता दिया, और सभी ने कमेंट भी करो, कमेंट भी किया करो जितने भी प्रश्न होंगे उनके, ठीक है। उत्कीर्ण करता है इसके यशो भट्ट है, लेखक इसके कौन है, दामोदर है, ठीक है। वर्तमान में ये उदयपुर संग्रहालय के अंदर स्थित है, ठीक है। पहले इसे अजमेर में रखा गया था, उसके बाद इसके अंदर विष्णु मंदिर की जानकारी मिलती है। 7वीं शताब्दी के अंदर जो मेवाड़ का जो धार्मिक व राजनीतिक जीवन था उसकी हमें इसके अंदर पता चलता है। और अपराजित जहाँ का शासक था उसने किसको हराया था, वराहमिहिर को हराकर अपना क्या बनाया था, सेनापति बनाया था। इसके आप से जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं इसे मिटा देता हूँ, यानी ये राजा अपराजित का ही है, तो अपराजित से संबंधित इसके अंदर सारी जानकारी मिलती है। अगर आपको इसकी भाषा पूछ ले कि सर इसकी भाषा कैसी है, तो भाषा इसकी संस्कृत है। कैसी भाषा है, भाषा इसकी संस्कृत भाषा है, भाषा संस्कृत के अंदर है। कैसी भाषा में है, संस्कृत भाषा के अंदर। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना शुरुआत के अंदर ही कि राजस्थान के जितने भी अभिलेख है वो सारे अभिलेख कैसी भाषा के अंदर मिलेंगे, वो तो राजस्थानी भाषा में मिलेंगे या फिर किस में मिलेंगे, संस्कृत भाषा के अंदर में ये मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रहे दोस्तों। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में मैं इसे मिटा देता हूँ, उसके बाद चलते हैं अपने आगे, ठीक है। ले लिया कैसे भी ने, फिर बाद में कहते हो सर स्क्रीनशॉट लेने दो। ये अपराजित का शिलालेख है, इसको नोट्स में बना लेना आप इनके साथ साथ में, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपने आगे मंडोर का शिलालेख। देखो मंडोर से आपको पता चल गया होगा, मंडोर कहाँ है, जोधपुर के अंदर है, ठीक है। मंडोर को सबसे पहले राजधानी किसने बनाई थी, रावचूड़ा ने बनाई थी। मंडोर उसे क्या मिला था, दहेज में मिला था, मारवाड़ के राजा, ठीक है। वो आपको पता चल गया ना। मंडोर से याद आया, मंडोर किसे मिला था, दहेज में मंडोर मिला था, जिसे मिला था उसका नाम क्या था, रावचूड़ा था। देखो मंडोर का शिलालेख, अब लिखेंगे पढ़ेंगे अपने मंडोर का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है, मंडोर का शिलालेख। देखो मंडोर का शिलालेख ये कहाँ से मिला है, मंडोर का शिलालेख हमें मंडोर कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। कहाँ है भाई, जोधपुर में। मंडोर कहाँ है, जोधपुर में। मंडोर वही मंडोर जिसको रावचूड़ा को दहेज में मिली थी, जिसे अपने मारवाड़ के राजाओं की जो प्रथम राजधानी बनी थी वो वही मंडोर बनी थी, ठीक है। मंडोर से संबंधित रावचूड़ा जिसको सामंत प्रथा का संस्थापक माना जाता है। आप जल्दी से कमेंट करके बताना कि मारवाड़ में वास्तविक संस्थापक कौन था, सामंत प्रथा का, ठीक है। और इसको भी मंडोर जो है ना रावचूड़ा, उनको भी मारवाड़ का जो संस्थापक माना जाता है, ठीक है। जैसे रावसिंह था मूल पुरुष आदि पुरुष, उसके बाद वास्तविक संस्थापक रावचूड़ा को ही माना जाता है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार उन्होंने माना था, किसको शायद दशरथ शर्मा या गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने माना था जो आगे राजा आएंगे रावचोदा को, ठीक है। ये मंडोर है। मंडोर में हमें कितने शिलालेख मिले हैं, मंडोर में हमें 2 शिलालेख मिले। मंडोर में कितने शिलालेख मिले, मंडोर में हमें 2 शिलालेख मिले। कितने शिलालेख मिले, 2 शिलालेख मिले। अब देखो मैं उन दोनों शिलालेखों के बारे में आपको बता देता हूँ। एक तो शिलालेख है 685 ईस्वी का और एक है 837 ईस्वी का। एक तो है 685 ईस्वी का और एक है 837 ईस्वी का शिलालेख है। देखो दोस्तों, जैसे ये शिलालेख है, ऐसे मान लो ये शिलालेख है, ये 837 वाला है और ये है
685 ईस्वी वाला। इस यानी मंडोर के अंदर ये मिले कहाँ से? देखो बुक के अंदर क्या मिलता है कि किताब के अंदर हमें मिलता है कि मंदिर से मिले। राजस्थान के जितने भी शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, वो कहाँ से मिले हैं? या तो मंदिर से मिले हैं या फिर कोई बावड़ी से मिले हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये अब कहाँ से मिला है? बावड़ी से मिला है, बावड़ी के पास से मिला है, बावड़ी के पास से मिला है। देखो ये बावड़ी, सर बावड़ी के पास से मिला है। ये दोनों शिलालेख है वो किसके पास से मिले हैं? बावड़ी के पास से मिले हैं, ध्यान रखना दोस्तों। अब इन दोनों शिलालेखों, बावड़ी से मेरे एक कथन याद आया जो मैंने आपको टेलीग्राम पर भी पूछा था, वो उसका उत्तर मैंने कल बता दिया था। शायद जिन विद्यार्थी ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, जीके विद गजान सर नाम से टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें, ठीक है। वहाँ पर क्विज चलती है प्रश्नों की, उसके अलावा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर लगभग जितने भी मैं नोट्स बनाता हूँ वो आपको वहाँ पर भेज देता हूँ, वो भी आप नोट कर लिया करो साथ साथ में, ठीक है। तो बावड़ी से एक कथन याद आया कि अबुल फजल ने कहा था कि एक ऐसा राष्ट्र जहां यात्री प्यासा मर जाए वो क्या हो सकता है? मारवाड़ी हो सकता है। क्योंकि पश्चिम राजस्थान में बावड़ी मिलेगी, जहां पर जल कहा भाव होगा वहीं पर क्या बनेगी? बावड़ी बनेगी, ठीक है। इसलिए राजस्थान में लगभग जो बावड़ियां हैं वो कहाँ है? पश्चिम राजस्थान के अंदर। अब आप ये बताओ राजस्थान की पश्चिम राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है? कमेंट करके बताना सभी साथी। उसके बाद देखो दोस्तों ये तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाए, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, 1 मिनट का टाइम लेता हूँ आपसे। वैसे तो मैं टाइम आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अपनी चल रही है साथ साथ में क्रांति चल रही है, 1857 की क्रांति। ये क्रांति जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद क्रांति कंप्लीट हो जाएगी। एक चल रही है अपने अभिलेख, ये अभिलेख जैसे ही समाप्त होंगे, और एक चल रहा है अपना जाट वंश जो अधूरा है उसका एक पार्ट में और कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही ये तीनों पार्ट कंप्लीट हुए उसके बाद आपकी डिमांड आ रही है बार बार भाषा और बोलियों वाली। कौन सी आ रही है कि सर भाषा और बोलियां जो साहित्य है वो करवाओ। भाषा और साहित्य करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद ये भाषा और साहित्य कल्चर का टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर दुर्ग करवा दो, दुर्ग भी करवा दूंगा। देखो दोस्तों मैं कोई ट्रिक नहीं बनाता हूँ, मैं सिर्फ मैटर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैटर मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ट्रिक तो क्या होती है कभी कभार याद नहीं रह जाती है। जैसे अपने बात करें भी जो ट्रिक से संबंधित तो ट्रिक तो है नहीं, लेकिन मैटर आपको पूर्ण दे दिया जाएगा यहाँ पर। अगर जो भी ट्रिक होगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसे मिटा देता हूँ एक बार इधर वाले साइड को। ये जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद में आपको भाषा और जो साहित्य वो बोलियां है वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। देखो इस शिलालेख के अंदर हमें क्या मिलता है? जो 837 ईस्वी का जो शिलालेख है उसके अंदर हमें गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली मिलती है। क्या मिलती है? गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है, वो कहाँ मिलती है हमें? कौन सी शिलालेख के अंदर मिलती है? मंडोर का जो दूसरा शिलालेख है 837 ईस्वी का, इस शिलालेख के अंदर हमें मिलती है। और क्या मिलता है इसके अंदर? इसके अंदर भगवान विष्णु, भगवान शिव या फिर विष्णु, शिव या और विष्णु की पूजा का क्या मिलता है? विष्णु की पूजा का उल्लेख मिलता है, पूजा का उल्लेख मिलता है। कौन सी शिलालेख की मैं बात कर रहा हूँ? ये मंडोर का शिलालेख है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? इसके लेखक का नहीं पता। जो 885 ईस्वी का है इसका जो लेखक है, इस लेखक का नाम नहीं लिखा हुआ है इसके ऊपर, ध्यान रखना दोस्तों। लेखक का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेखक का नाम नहीं मिला है। तो सर इसका तो नहीं मिला है तो फिर आप उसका क्यों नहीं बता रहे हो? उसको राजा बाउक ने खुदवाया था, इतनी जानकारी मिलती है हमें कि राजा बाउक ने खुदवाया था। किसने खुदवाया था? राजा बाउक ने खुदवाया था। मंडोर का जो दूसरा शिलालेख है उसको किसने खुदवाया था? राजा बाउक ने खुदवाया था, ठीक है। इसमें लेखक का नाम नहीं मिलता, लेकिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा का उल्लेख मिलता है। भगवान विष्णु की पूजा का उल्लेख, विष्णु की पूजा का उल्लेख। दोनों ही शिलालेख हैं वो कहाँ से मिले हैं हमें? मंडोर से मिले हैं। एक बावड़ी है, उस बावड़ी के पास से मिले हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। लेकिन इस शिलालेख के अंदर हमें गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या मिलती है? पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है, जो 837 ईस्वी का शिलालेख है, ठीक है। और भगवान शिव व विष्णु की पूजा का उल्लेख कौन सी शिलालेखों में मिलता है? दोनों के अंदर ही मिलता है। ये 685 का और ये 837 ईस्वी का। मंडोर के शिलालेख के अंदर हमें और ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है दोस्तों। एक बार फिर क्लास को सभी साथी शेयर कर दें, बार बार बोल रहा हूँ, ज्यादा लाइव आया करो, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसके अंदर अभिलेखों से संबंधित 2% आए हो। पिछली बार राजस्थान पुलिस का पेपर उठाकर देख लो, पटवारी का उठाकर देख लो, रिट का पटवार ग्राम सेवक का उठाकर देखो, उसके अंदर कौन सा भी पेपर आप उठाकर देख लो। अगर यहाँ से पर्सन नहीं आए हुए तो मुझे बोल देना कि सर पर्सन नहीं आए हुए हैं, ठीक है। उसके जो टेस्ट होगा ना, इसके बाद आप बार बार कह रहे हो कि सर टेस्ट लेना टॉपिक के बाद, बिल्कुल जैसे ही टॉपिक समाप्त हुआ उसके बाद टेस्ट ले लिया जाएगा, आप टेंशन मत लो उस चीज की, ठीक है। लिख लो इसे, स्क्रीनशॉट लो, ले लो। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख रहेगा अपना, ठीक है। मिटा देता हूँ इसे, ये लो। देखो अब जो महत्वपूर्ण शिलालेख है राजस्थान से संबंधित, वो आपने बार बार एग्जाम में पढ़ा होगा कि कर्नल जेम्स टोड ने उसे इंग्लैंड जाते समय
किसके अंदर फेंक दिया था? समुद्र के अंदर फेंक दिया था। समझ गए कौन सा शिलालेख है? समझ गए क्या? तो शिलालेख आप समझ गए। मानमोरी का शिलालेख, मानमोरी का शिलालेख, मानमोरी का शिलालेख। देखो दोस्तों, ये मानमोरी का शिलालेख है, बहुत बार हमें एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और आपने बार बार पढ़ा होगा कि मानमोरी के शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के पिता, जिन्होंने इसे इंग्लैंड ले जाते समय कहाँ फेंक दिया था? भारी होने के कारण इसे समुद्र में फेंक दिया था। ये वही शिलालेख है 713 ईस्वी का। कब का है? 713 ईस्वी का ये शिलालेख है। तब तक आप मुझे जल्दी जल्दी बताओ, मानमोरी शिलालेख है, एक बार कमेंट में बताओ, उसके बाद में बताऊंगा आपको कि मानमोरी शिलालेख के लेखक और उत्कीर्णकर्ता कौन है। ठीक है, एक बार आप जल्दी से आप बताओ, उससे बाद में बता दो। देखो, मानमोरी का शिलालेख हमें मिला है मानसरोवर से पास से। मानसरोवर एक झील है, मानसरोवर झील के पास से मिला है। मानसरोवर झील ये है कहाँ सर? ये वही है जहाँ मेवाड़ के जो राजाओं का प्रमुख गढ़ रहा है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, किस दुर्ग के बारे में कहा है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ ये तो बता ही दिया फिर आपको। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, तो मानसरोवर यानी गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़, ये कथन किसने कहा है ये बता दो आप, कोई बात। ठीक है नहीं, तो मानसरोवर झील के पास से मिला है कौन सा? मानमोरी का शिलालेख 713 ईस्वी का है। कब का है? 713 ईस्वी का। कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय, कहाँ? इंग्लैंड जाते समय कहाँ फेंक दिया था इसे? जाते समय समुद्र में फेंक दिया था, समुद्र में फेंक दिया था। क्यों फेंक दिया था? क्योंकि ये क्या हो गया था? भार था, भारी होने के कारण इसे फेंक दिया था समुद्र के अंदर। ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन इस शिलालेख के अंदर हमें जो जानकारी मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक से मिलती है, बाकी कहीं से नहीं मिलती कि ये शिलालेख हमने कहाँ से पढ़ा। ये शिलालेख के अंदर कौन कौन सी बात है, जो भी बातें हैं वो कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है, आप सभी को पता ही होगा पुस्तक, दी एनाल्स यानी दी एनाल्स एंड दी एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर इन्होंने इस शिलालेख के अंदर जो जानकारी मिलती है वो सभी प्रकाशित करवाई थी, प्रकाशित करवाई थी। दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में क्या करवाई थी? प्रकाशित करवाई थी। इसकी सारी जानकारी, इस शिलालेख की जो जानकारी है वो अपनी पुस्तक के अंदर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि मानमोरी के शिलालेख की जो जानकारी है वो कहाँ पर प्रकाशित करवाई हुई है, तो कहाँ से प्रकाशित करवाई हुई है? वो दी एनाल्स, जो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है ना, उस पुस्तक के अंदर इसे प्रकाशित करवाया गया है। ध्यान रखना दोस्तों। अब देखो, इस शिलालेख के अंदर हमें किसकी जानकारी मिलती है? ये शिलालेख के अंदर हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर भी एक प्रश्न मैं बताऊंगा आपको, मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान के कौन से शिलालेखों से मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, मौर्यों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किस शिलालेख से मिलती है? वो मानमोरी के शिलालेख से मिलती है। 4 मौर्य राजा थे, उनका उल्लेख मिलता है, महेश्वर, भीम, भोज और मान। ठीक है, 4 क्या है? मौर्य राजा। 4 क्या है भाई? मौर्य राजा। 4 मौर्य राजा है, उनका उल्लेख मिलता है, महेश्वर, भीम, भोज और मान। ये 4 राजा हैं, इन 4 मौर्य राजा हैं। इन चारों मौर्य राजाओं का इसके अंदर क्या मिलता है? नाम मिलता है, हमें ध्यान रखना। ठीक है, मान है, भोज है, भीम है, महेश्वर, इन चारों मौर्य राजाओं का क्या मिलता है? इस शिलालेख के अंदर हमें नाम मिलता है। उसके बाद इस शिलालेख के अंदर हमें समुद्र मंथन का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? समुद्र मंथन का उल्लेख। सर ये समुद्र मंथन क्या है? देखो दोस्तों, समुद्र मंथन का जो उल्लेख मिलता है वो हमें किस शिलालेख से मिलता है? अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि समुद्र मंथन का उल्लेख किस शिलालेख के अंदर मिलता है, तो वो कौन सी शिलालेख में मिलता है? मानमोरी के शिलालेख में मिलता है। समुद्र मंथन सर है क्या? समुद्र मंथन है, देखो उस समय की बात है जब देवताओं और राक्षसों के जो बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध का जो वर्णन मिलता है वो किसी शिलालेख के अंदर मिलता था? मानमोरी के शिलालेख में मिलता था, जिसे हम क्या कहते हैं? समुद्र मंथन का उल्लेख। ठीक है, देखो आप टेंशन मत लो, आपको एक एक चीज करवाई जाएगी, बस आप बने रहो। ठीक है, तो समुद्र मंथन का जो उल्लेख मिलता है वो हमें किस शिलालेख के अंदर मिलता है? वो हमें मिलता है मानमोरी के शिलालेख में। इसके रचयिता कौन है सर? इसके रचयिता अगर आपको पूछ ले कि इसके रचयिता कौन है, और एक होते हैं उत्कीर्णकर्ता। उत्कीर्णकर्ता बताया था ना मैंने अभी आपको, रचयिता मतलब लेखक, उत्कीर्णकर्ता कौन हो गए? ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी। आपने सभी ने सही बताया क्या कि इसके रचयिता कौन है और कौन है जो उत्कीर्णकर्ता कौन है? देखो पुष्पदत्त है, वो इसके क्या है? लेखक है। पुष्पदत्त क्या है भाई? इसके लेखक है। और शिवा द्वितीय, शिवा
द्वितीय, शिवा द्वितीय है वो इसके क्या है, उत्कीर्ण करता है। ध्यान रखना ये महत्वपूर्ण है मानमौरी के शिलालेख, ठीक है। पुष्प दत्त या जो कई जगह को दूसरा नाम मिलता है पुष्पेंद्र दत्त इस प्रकार से मिलता है, लेकिन पुष्प दत्त इसका सही नाम है, ठीक है। उत्कीर्णकर्ता कौन है, शिवा द्वितीय है। लेखक कौन है, पुष्प दत्त है। किस शिलालेख के, मानमौरी के शिलालेख के। और सर इस शिलालेख के अंदर हमें क्या जानकारी मिलती है, और देखो, और ये जो है कौन सी भाषा के अंदर, अगर आपको पूछ ले कि कौन सी भाषा में है तो आपको पता ही होगा भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा के अंदर ये शिलालेख हमें मिला है। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा के अंदर। और इसकी जो लिपि है, लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। भाषा कौन सी है, भाषा संस्कृत है, और लिपि कैसी है, ब्राह्मी लिपि है। इंग्लैंड जाते समय इसे किसने फेंक दिया था, कर्नल जेम्स टोड ने फेंक दिया था। और इस शिलालेख के अंदर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि मानसरोवर झील का निर्माण किसने करवाया था, मानमौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था, मानमौर्य ने मानसरोवर झील का निर्माण करवाया था। मानसरोवर झील का निर्माण करवाया था, झील का निर्माण करवाया था। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग वाली भी आप सभी की बात सही है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में इसके अंदर जानकारी मिलती है, ठीक है। ये नोट करके लिखना कि मानमौर्य थे ना, उन्होंने मानसरोवर झील का निर्माण करवाया था। किस झील का, मानसरोवर झील का। जो मानसरोवर झील के पास में ये शिलालेख मिला है हमें, ठीक है। किसे मिला था, कर्नल जेम्स टोड को, जैसे इंग्लैंड जाते समय लंदन और कहाँ फेंक दिया था, समुद्र में। अब आपा एक दिन सारा मिल के चलाऊंगा, वो समुद्र में ढूंढ के ले आऊंगा, आपा भी खोज कराऊंगा सारा मिल के, ठीक है। चलोगा कि तैयार होगा सारा, समुद्र में चलाऊंगा, सारा न घुमा के ले आऊंगा, टेंशन आ लो। तो कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जाते समय इस शिलालेख को कहाँ फेंक दिया था, इंग्लैंड जाते समय से समुद्र में फेंक दिया था। नई खोज करेंगे हम, हमारी टीम करेगी नई खोज, टेंशन मत लो, अपने चलेंगे एक दिन साथ में और चलेंगे समुद्र के अंदर ढूंढेंगे, ठीक है। तीनों थान सारा ना भाई मत देख बोक धन राम, ठीक है। समुद्र मंथन का उल्लेख मिलता है, जो 4 मौर्य राजा थे, महेश्वर, भीम, भोज, मान, उनका क्या मिलता है, इस शिलालेख के अंदर नाम मिलता है, ठीक है। मानमौर्य ने कौन सी झील का निर्माण करवाया था, मानसरोवर झील का निर्माण करवाया था। इसी शिलालेख के अंदर हमें जानकारी मिलती है। एक बार इसे नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे लिखवाता हूँ कि इसके अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो मिलता है वो क्या मिलता है। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इस शिलालेख के अंदर हमें मिलता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, चित्तौड़गढ़, अच्छा अर्थ क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण इस शिलालेख के अंदर हमें पता चलता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है वो चित्रांग मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था, चित्रांग या फिर चित्रांगद मौर्य, चित्रांगद मौर्य, चित्रांगद मौर्य। देखो दोस्तों आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड था ना एग्जाम हुआ था, उसने चित्रांगद मौर्य को सही माना था, ठीक है। ध्यान रखना इस शिलालेख के अंदर में नाम मिलता है चित्रांग या फिर चित्रांगद मौर्य, ठीक है। और आरपीएससी ने किससे सही माना था, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर आया था ये, उसने किसी से ही माना था, चित्रांगद मौर्य ने माना था। कुमारपाल प्रस्तुति है, कौन सी प्रस्तुति है, कुमारपाल प्रस्तुति, कुमारपाल प्रस्तुति, कुमारपाल प्रस्तुति, प्रस्तुति के अनुसार, इस प्रस्तुति के अनुसार इस शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था, चित्रांगद ने करवाया था। किसने करवाया था, चित्रांगद ने, चित्रांगद मौर्य था, ठीक है ना, उसने करवाया था। यानी आप ध्यान रखना दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण शिलालेख है मानमौर्य का शिलालेख, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है वो इस शिलालेख के अनुसार चित्रांग या फिर चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। कुमारपाल प्रस्तुति के अनुसार किसने करवाया है, चित्रांगद मौर्य ने करवाया है। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास क्या कहते हैं, वीर विनोद के लेखक, वीर विनोद के लेखक कौन है, श्यामल दास। जब श्यामल दास भाई अठ पहुंचा, ध्यान रखो श्यामल दास जब पहुंचा तो आन अठक पता चलो कि भाई जो को श्यामल दास जब यहाँ पर पहुंचे थे तो चित्रांग थे ना, चित्रांग जैसे नाम मिलता है हमें चित्रांग, चित्रांगद, चित्रांगद। तो श्यामल दास जी जो पहुंचा तो दयारी जी की लाइन यानी आटो को साइड का टूट गई, नाम के बन गयो चित्रांग। तो कुमार जो वीर विनोद के लेखक हैं श्यामल दास, श्यामल दास के अनुसार कौन है भाई, श्यामल दास, श्यामल दास के अनुसार जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता है उनका नाम आता है चित्रांग आता है, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे पूछ सकता है कि श्यामल दास के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था, कौन था, कौन हो गया भाई, चित्रांग हो गया। लेकिन इस दुर्ग का जो निर्माता है वो कौन है, चित्रांगद मौर्य है। ध्यान रखना ये दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा जा चुका है, ध्यान रखना इसे, ठीक है। चित्रांगद मौर्य ने, चित्रांगद मौर्य ने इस दुर्ग का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और एक राजा है, उस राजा का हमें इसके अंदर वर्णन मिलता है, जगह नहीं है मैं इसे मिटा देता हूँ या फिर स्क्रीनशॉट लो तो ले सकते हो आप, ठीक है, लिख लो जल्दी से इसे। जो मौर्य राजा भीम था ना, एक लाइन और बनती है इसकी, मौर्य राजा भीम, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, मौर्य राजा भीम, मौर्य राजा भीम। भीम को कहाँ का राजा बताया है, अवंतीपुर का राजा बताया है, अवंतीपुर
अवंतीपुर का राजा, अवंतीपुर का राजा बताया किसे, भीम को। ठीक है, ये भी आप नोट करना दोस्तों। ठीक है, इसी शिलालेख के अंदर आपको पूछ ले कि राजस्थान के कौन से शिलालेख में भीम मौर्य यानी मौर्य राजा भीम को अवंतीपुर का राजा बताया है, तो कौन से ने में बताया है, मान मौर्य के शिलालेख के अंदर हमें ये जानकारी मिलती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो तो ले सकते हो। तब तक के लिए मैं आप थोड़ा सा टाइम देख लेता हूँ दोस्तों, 25 मिनट हो गए हैं क्लास को शुरू हुए। ठीक है, लिखो भाई इसे जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरा जो उद्देश्य है वो आप सभी को पता ही है, मैं कम समय के अंदर मैं यही चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा मैटर मिले। ठीक है, ये हो गया। और महत्वपूर्ण जानकारी वो कौन सी है कि इस जो शिलालेख के अंदर जो हमें क्या है कि इस शिलालेख के अंदर जो जानकारी मिलती है वो, क्योंकि इसे जो फेंक दिया था, लेकिन जो कर्नल जेम्स टोड की किताब है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका हिंदी में अनुवाद गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। ठीक है, उसी पुस्तक के अंदर हमें इस शिलालेख के अंदर हमें क्या मिलती है, इस शिलालेख के बारे में जानकारी मिलती है। चलो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसे मिटा देता हूँ, अपने चलते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, अब मैं मिटा देता हूँ इसे, क्योंकि थोड़ा आपको कोई पता है कि मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आपको करवा दूँ, जितना टाइम मिले उतने समय में मैं आपको जल्दी से सारा जो मैटर है वो आपको सामने रख दूँ। उसके बाद है कणसुआ या फिर कणसुआ का अभिलेख। ठीक है, कणसुआ का अभिलेख, ये जो कोटा के अंदर मिला है, कहाँ से मिला है, कोटा से, वो पढ़ लेते हैं अपने जल्दी जल्दी। ठीक है, कणसुआ का अभिलेख, ये लो, कणसुआ का अभिलेख, कणसुआ का अभिलेख कि सर ये कब का है, 738 ईस्वी का है। कब का है, 738 ईस्वी का। और विक्रम संवत 795 का है। कब का है, विक्रम संवत 795 का है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, कणसुआ का जो अभिलेख है वो हमें कहाँ से मिला है, कणसुआ का अभिलेख कणसुआ गांव, कणसुआ बोल दो चाहे कणसुआ या फिर कणसुआ गांव। कणसुआ गांव कहाँ है, कोटा के अंदर है, कोटा के अंदर, कहाँ है, कोटा में, यहाँ से ये अभिलेख मिला है। देखो दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लेगी भाई कि राजस्थान के कौन से अभिलेखों के अंदर हमें मौर्य राजाओं की जानकारी मिलती है, तो देखो मानमौरी का शिलालेख है, भामरू का शिलालेख है, कणसुआ का शिलालेख है। क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि राजस्थान के कौन से अभिलेखों में, कौन से अभिलेखों में किसकी जानकारी मिलती है, अभिलेखों में मौर्य राजाओं की जानकारी मिलती है, मौर्य राजाओं की जानकारी मिलती है, मौर्य राजाओं की जानकारी मिलती है। आपको ऐसे पूछ ले आपको, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों, ये भी चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा। एग्जाम में कैसे भी प्रश्न पूछ जाए वो मैं एक एक यहाँ पर करवा दूंगा। जैसे मैंने आपको करवाया था भामरू का शिलालेख, उसके अंदर सम्राट अशोक की मिलती है ना जानकारी, हो गया वो। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा, मानमौरी का शिलालेख, अभी पढ़ कर आए हैं हम, मानमौरी का शिलालेख। इसके अंदर भी हमें किसकी जानकारी मिलती है, इस शिलालेख के अंदर भी हमें मौर्यों की जानकारी मिलती है। उसके बाद अभी पढ़ रहे हैं अपने कणसुआ का शिलालेख, कणसुआ का शिलालेख, कणसुआ का शिलालेख। इस शिलालेख के अंदर भी हमें किसकी जानकारी मिलती है, मौर्यों की जानकारी मिलती है। ये तीन शिलालेख है महत्वपूर्ण, जहाँ पर हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो किसकी, जो एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हमें जानकारी मिलती है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग निर्माण पर किसकी जानकारी मिलती है, दुर्ग के निर्माण पर हमें मौर्यों की जानकारी मिलती है, क्योंकि मानमौरी मौर्य ने करवाया था ना, उसी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कणसुआ का शिलालेख की सर आपने कणसुआ के शिलालेख के अंदर हमें बताया नहीं कि कणसुआ के अंदर किसका उल्लेख मिलता है। यहाँ पर मौर्य राजा था धवल, क्या नाम था, मौर्य राजा धवल, मौर्य राजा धवल की जानकारी मिलती है, मौर्य राजा धवल की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य राजा धवल की जानकारी मिलती है। किस शिलालेख के अंदर मिलती है, हमें कणसुआ के शिलालेख के अंदर मिलती है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर है, कणसुआ गांव, कोटा, अभिलेख 738 ईस्वी का है, विक्रम संवत 795, मौर्य राजा धवल की जानकारी मिलती है। एक मंदिर है, उस मंदिर से मिला है ये शिलालेख, भगवान शिव के मंदिर से मिला है। कहाँ से मिला है, भगवान शिव के मंदिर से मिला है, भगवान शिव के मंदिर से मिला है, शिव के मंदिर से। और केस यहीं पर आपको पता है कोटा के अंदर एकमात्र विभीषण मंदिर है ना, तो भगवान शिव के मंदिर से मिला है। देखो दोस्तों, कणसुआ के जो अभिलेख के जो रचयिता है, रचयिता के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है, रचयिता के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, रचयिता के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ये था अपना कौन सा शिलालेख, कणसुआ का शिलालेख। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लास कैसी रही सभी साथी कमेंट किया करो, हौसला बढ़ाया करो। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, और बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही था कि जल्दी से जल्दी आपको समय के अंदर, जितना समय मिला उसके अंदर मैंने आपको इतना करवा दिया। ठीक है, कणसुआ के अभिलेख बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। क्लास को सभी साथी शेयर जरूर करें, हर एक क्षेत्र में पहुंचा दे, यही मेरा इतना ही उद्देश्य है। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।